इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं आपसे। देखिए ये तो पगला गई है बिरजू की याद में। आप ये जंगल का चक्कर छोड़िए और फौरन महल वापस लौट चलिए। बस चिरारगढ़ पहुंचते ही काजल को तो मैं नौकड़ भेज दूंगा। तो हाँ सरदार का मुराद पूरा हो गया। चलो रे छोकरा, ला इसे डाला हमारे घोड़े पे। कौन है वो युवती जो अकेली इस निर्जन जंगल में चली जा रही है? ठहरो। कौन हो तुम? घुड़सवार। अगर यही प्रश्न मैं तुमसे पूछूं तो इसका उत्तर तुम्हें भी मिल जाएगा। पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? मैं चंडीलाल के शिष्य रागिनी हूँ। अब परिचय देने की बारी तुम्हारी है घुड़सवार। हम शिवगढ़ के भावी सम्राट गजराज सिंह हैं और हम अपने होने वाली रानी राजकुमारी किशोरी की खोज में निकले हैं। परंतु तुम्हारे गुरुदेव चंडीलाल का तो शीश काटकर महायोद्धा अभिमन्यु ने अपने महाराज के चरणों में चढ़ा दिया है। जानती हूँ, मुझे इस बात का सदा अफसोस रहेगा कि इतनी शक्तियों के स्वामी होते हुए भी उन्हें अपने प्राण गंवाने पड़े। अब उनके बिना मेरा इस जंगल में भटकना व्यर्थ है। परंतु तुम ये सब कैसे जानते हो कुंवर गजराज? हमने मार्ग में चंडीलाल का शव देखा था और चंडीलाल की बुरी मृत्यु के बारे में हमारे गुप्त जनों ने हमें सब कुछ बता दिया। परंतु शिवगढ़ से भागी उस राजकुमारी के बारे में हमें अभी तक कुछ भी नहीं पता चला। क्या तुमने उन्हें किसी अन्य युवती के साथ देखा है? मैंने कुछ समय पहले ही 2 युवतियों को विजयगढ़ के मार्ग की ओर जाते हुए देखा है, मगर मैं दूर से ये नहीं पहचान सकी कि वो दोनों कौन थे। उनमें से अवश्य एक राजकुमारी किशोरी होगी। शीघ्र बताओ, वो दोनों युवतियां किस दिशा में गई हैं? उस दिशा में, और अभी वो 2-3 कोस से ज्यादा दूर नहीं गई होंगी। वाह काजल वाह, भाई तुमने तो कमाल ही कर दिया। कमाल की मीठी छुरी हो तुम। मान गए तुम्हें। बस कुछ दिनों तक महाराज को और जंगलों में उलझाए रखो। इस बार तो बच गए, लेकिन अब मेरे हमले से नहीं बचेंगे। मैं भी तो देखूं बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाती है। अब आप निश्चिंत रहिए चुन्नीलाल जी, महाराज का मन जीतने में मुझे सफलता मिल गई है और जब तक मैं नहीं चाहूंगी महाराज महल तक नहीं पहुंच सकते। अच्छी बात है, लेकिन काजल मेरे अंदर की बदले की आग पर और भी तेज हो गई है। 4 वफादार मारे गए मेरे, और कमबख्त माखन सिंह बेवक्त आ गया ना। आज महाराज का अंतिम संस्कार हो रहा होता। चुन्नीलाल जी, महाराज ढोंग शुरू कर दीजिए। बहुत भारी भूल हो गई मुझसे जो तुम्हें चुनारगढ़ बुला लिया। अरे तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया? महाराज अपने महल का सुख चैन छोड़कर अपनी प्यारी चंद्रकांता से दूर यहाँ जंगलों में भटक रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खातिर। नहीं, अब तुम्हें माफ नहीं कर सकता। मैं माफ नहीं करता तुम्हें। तुम जाओ जाओ, नौकर वापस जाओ। शांत हो जाओ चुन्नीलाल। महाराज, महाराज आपको इस घने जंगल में देख के भला मैं शांत कैसे रह सकता हूँ? यहाँ आपकी हिफाजत का माकूल इंतजाम भी तो नहीं है। यदि किसी ने अचानक हमला बोल दिया तो चंद सैनिक आपकी क्या हिफाजत कर सकेंगे? महाराज, इस नादान की बातों को भूल जाइए और महल वापस लौट चलिए। आप हमारी चिंता मत कीजिए चुन्नीलाल जी। महल से कभी भी अन्य सैनिक यहाँ पे पहुंचते होंगे, क्योंकि हमने महल में संदेशा पहुंचा दिया था। मगर महाराज, वहां चुनारगढ़ का काम कौन संभालेगा? और आपकी गैर हाजिरी में अगर वहां किसी ने कोई साजिश रख दी तो? अब हमें किसी भी साजिश की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमें आप पर पूरा भरोसा है।
महाराज, आपको मुझ पे इतना भरोसा है, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन महाराज, मैं तो यहाँ हूं जंगलों में आपके साथ। चुन्नीलाल, आप महल वापस लौट जाइए और हमारी अनुपस्थिति में महल की बागडोर संभालिए, क्योंकि यह बात तय है कि अब हम महल तभी वापस लौटेंगे जब डाकू कुंदन सिंह को बंदी बना लेंगे। मगर हमने जो आदेश दिया है उसी का पालन कीजिए। महल पहुंचते ही हमारा यह संदेश पद्मनी को दे दीजिएगा कि हम शीघ्र से शीघ्र अपना कार्य पूर्ण करके महल पहुंच जाएंगे। पद्मनी यह संदेश महारानी चंद्रकांता को दे देगी। जैसे आपकी आज्ञा महाराज। लेकिन महाराज, एक बार सोच लीजिए। देखिए, महल लौट चली है, इस लड़की को नौगढ़ भेज दीजिए, ये आपको मुसीबत में डाल सकती है। चुन्नीलाल, अब काजल नौगढ़ नहीं बल्कि अपने बिरजू के साथ चुनारगढ़ के महल जाएगी, क्योंकि हमने इसे यह वचन दे दिया है। तुम जा सकते हो। प्रणाम महाराज। तुम इतना गुस्सा। चुन्नीलाल। जी महाराज। एक कमबख्त माखन सिंह भी जी का जंजाल बना हुआ है। बेवक्त पहुंचा था जब देखा, रात को मिल गया। महाराज से मिलना पड़ा। महाराज ने कह दिया, जाओ चुनारगढ़ और महल के काम संभालो। अरे यहां से निकल जाऊंगा तो महाराज पे वार कैसे करवाऊंगा? चुन्नीलाल, चिन्नटे खोल और यहां रहने की तरकीब सोच। सोच कोई तरकीब। मिल गई तरकीब। तेरा दिमाग भी कमाल का खुराफाती है चुन्नीलाल। नौजवान, हाँ? कहाँ जा रहे हो? तेजपुर। तेजपुर के रहने वाले हो? नहीं, मैं लखनपुर के चौधरी का बेटा हूँ। अच्छा, लखनपुर के चौधरी के बेटे हो। क्या नाम है तुम्हारा? बलबीर सिंह। बलबीर सिंह, अच्छा नहीं लगा। तुम्हारा नाम तो बिरजू होना चाहिए। बिरजू? हाँ। शादी हुई तुम्हारी? नहीं। कुंवारे ही मर जाओगे? जी। महाराज, माखन सिंह, सैनिकों, कोई है? महाराज। महाराज, माखन सिंह। चुन्नीलाल, क्या हुआ? किसका शव? महाराज, डाकू कुंदन ने काजल के बिरजू को मार डाला। बिरजू, बिरजू, उठो। बिरजू, देखो महाराज वीरेंद्र सिंह ने तुम्हें डाकू कुंदन सिंह से बचा लिया।
चलो, घर चलो, आज हमारी शादी है। होश की दवा करो काजल, बिरजू मर चुका है, कुंदन मार के निकल गया उसे। नहीं, नहीं, मेरे बिरजू को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। नहीं, मेरा बिरजू नहीं मर सकता। नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती बिरजू। बिरजू, बिरजू। कहाँ है कुंदन सिंह? क्या तुमने उसे देखा है चुन्नीलाल? जी महाराज, जब तक मैं इस बदनसीब तक पहुंचता, डाकू काले जंगल में निकल चुके थे। महाराज, लगता है डाकू कुंदन को शक हो गया है कि आप उसका पीछा कर रहे हैं, इसलिए उसने काजल के बिरजू की जान ले ली। महाराज, मैं जीना नहीं चाहती महाराज, अब मेरा गला घोटकर मुझे मार दीजिए। काजल, खुद को संभालो, मृत्यु तुम्हारी नहीं, उस डाकू कुंदन सिंह की होगी, जिसने इस निर्दोष की हत्या की है। तुम्हारे इस दुख में अब हम भी तुम्हारे साथ हैं। माखन सिंह। हुक्म महाराज। महल से हमारे सैनिक खेमे तक कब पहुंचेंगे? किसी भी समय पहुंच सकते हैं महाराज। गुप्तचरों से संदेश मिल चुका है कि सैनिक हमारे खेमे के बहुत समीप आ चुके हैं। इस जंगल के चप्पे चप्पे को घेरने की तैयारी करो माखन सिंह, क्योंकि अब डाकू कुंदन सिंह का वध स्वयं महाराज वीरेंद्र सिंह के हाथों होगा। खोल दो हमें, हम कहते हैं खोल दो हमें। तुम सबको मृत्युदंड मिलेगा। मृत्युदंड। अरे ओ कबीरा, सब ठीक बा ना? बाकी सब तो ठीक है सरदार, मगर इस छोकरिया ने परेशान करके रखा हुआ है। अब इससे ज्यादा इसे नहीं संभाल सकता मैं। कसम भवानी की, अब अपनी अमानत खुद ही संभालो। कसम चुटिया की, आज तक तो हम ही संभाली रही और आगे भी हम ही संभाली। अरे ओ छोकरी, चुटिया की कसम, तू किसी होर से तो कम नहीं है। इतना खूबसूरत छोकरी या तो स्वर्ग का मेनका हुई, या वो आसमान का परी, या फिर किसी देश का राजकुमारी हुई। ऐसा हमने अब तक सुने रही, पर आज अपनी आंखों से हम अपने आंखों से देखे रहे। शिवगढ़ की राजकुमारी को इन पापी हाथों से छूने की सजा मौत होती है। अब भी समय है, आजाद कर दे हमें, अन्यथा इस भूल की सजा तुम्हें तुम्हारे प्राण देकर चुकानी पड़ेगी। शिवगढ़ का राजकुमारी इतना रात को इस सुनसान जंगल में घूमने को निकली रही। अरे कबीरा, ये तो गजब होएगा। रात को कुंदन सिंह भी तो अपना शिकार के लिए निकले रही। क्यों भाई कबीरा? हाँ सरदार, और फिर आप भी तो हमारे इस जंगल के राजकुमार की तरह ही हैं। कसम भवानी की,
क्या खूब जोड़ी जमेगी आप दोनों की, क्यों साथियों? शर्म आ गई सरदार। जब मौत आती है तो इंसान की बुद्धि और मति दोनों भ्रष्ट हो जाती है, जैसे तेरी आई है। तेरा सर्वनाश निश्चित है। कसम चुटिया की। अरे ओ कबीरा, ये तो बहुत तीखी है रे। इसका खान में तो बहुत मजा आई। अगर ये हमका कुछ बरस पहले मिली रही होती तो आज कबीरा कवारा न होता। कसम भवानी की सरदार, तो रोका किसने है? मौसम भी है, आग भी सामने है, और ये गन्नू मंत्र भी अच्छे पढ़ लेता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पर्वतध्वज है। तो ले लो साथ मेरे। साथ मेरे ले लो। अरे नहीं कबीरा नहीं, इन मामला में जल्दबाजी नहीं, इनमें तो प्यार से तनिक धीरे धीरे आगे बढ़ना रही। अमीका उठा के लाई रही, इस गिरोह में लाई रही, यहाँ का रानी बनाने का वास्ते। बस तूने यही बहुत बड़ी भूल कर दी। यदि शिवगर में किसी एक को भी पता चला कि तूने हमारे साथ बदसलूकी की है तो मौत तुझे तेरे ठिकाने से खींचकर शमशान घाट तक ले जाएगी। याद रखना। गजराज यहाँ, लेकिन इसके साथ ये लड़की कौन है? पता लगाना होगा। कुंवर गजराज! कुंवर गजराज! बोलो चंगेज, क्यों पुकारा तुमने हमें? ये जानने के लिए कि तुम जंगल में क्या कर रहे हो। वही जो तुम और तुम्हारे आका यहाँ करने आए हैं। और क्या हुआ राजकुमारी किशोरी का? लगता है तुम उसे अभी तक ढूंढ नहीं पाए, इसीलिए जंगलों में इधर उधर भटक रहे हो। चंगेज की निगाहों से शहजादी आलिया ज्यादा देर तक छुपकर नहीं रह सकती। लेकिन तुम ये बताओ कि तुम अचानक जंगल में कैसे आ गए? तुम्हें तो मेरे आका ने भवानी सिंह पर नजर रखने के लिए कहा था। गजराज तुम्हारे आका का गुलाम नहीं है चंगेज कि वो उसके हुक्म की तामील करे। और ये मत भूलो चंगेज कि हम तुम्हारे आका से खानदान में ही नहीं बल्कि औहदे में भी बहुत बड़े हैं। मैं जानता हूं गजराज कि तुम कितने बड़े खानदानी हो और कितने बड़े ओहदेदार हैं। और चंगेज ये भी जान गया है कि शहजादी आलिया और केसरिया के बाद आप किसी तीसरी लड़की पर बेखौफ डोरे डाल रहे हैं। कौन है ये लड़की? चंगेज की निगाहों ने इसे पहले कभी नहीं देखा और कभी देखोगे भी नहीं, क्योंकि तुम एक गुलाम हो और गुलाम बनकर ही रहो। अपनी औकात से बढ़कर अगर तुमने सवाल किया तो बहुत भयंकर दंड के भागीदारी बन जाओगे। सुनो रागनी, औकात से याद आया गजराज, जिस दिन ये चंगेज अपनी औकात में आ गया उस रोज तुम्हारी बची कुची इज्जत की शिवगढ़ के महल में धज्जियां उड़ जाएंगी। पहले मुझे इस लड़की का पता लगाना होगा, बाद में शहजादी आलिया के साथ उस अय्यार का।
लड़की जो इस तरह बड़ी चली जा रही है। रुक जाओ लड़की। सोमनाथ का ये गुलाम अवश्य राजकुमारी तक पहुंचने में मेरी सहायता कर सकता है। इसका साथ पाने के लिए कोई युक्ति लगानी पड़ेगी। कौन हो तुम और यहाँ क्या ढूंढ रही हो? मैं शिवगढ़ की एक वफादार सेविका मायाजाल हूँ और राजकुमारी तक पहुंचने का प्रयास कर रही हूँ, जिन्हें डाकू कुंदन सिंह ने अगवा कर लिया है। शहजादी आलिया को डाकू उठाकर ले गए? ये तुम्हें किसने बताया? किसी ने नहीं, बल्कि मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। यदि अधिक देर हो गई तो डाकू उन्हें हानि पहुंचा सकते हैं। क्या आप डाकुओं की चुंगल से शिवगढ़ की राजकुमारी किशोरी को छुड़ाने में मेरी सहायता कर सकते हैं महायोद्धा चंगेज खान जी? आज पहली बार किसी लड़की ने चंगेज को इज्जत से नवाजा है। लेकिन लड़की, एक बात बताओ कि तुम मुझे कैसे जानती हो? क्योंकि मैं तो तुम्हें पहली बार देख रहा हूं। भला आपको कौन नहीं जानता हुजूर, मगर मैं शिवगढ़ की वो गुप्तचर हूँ जिसे शिवगढ़ के चंद बड़े सुरक्षा अधिकारियों के अलावा और कोई नहीं जानता। अब देर मत कीजिए, वरना राजकुमारी के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। तुम घबराओ मत लड़के। चंगेज के रहते हुए शहजादी आलिया का बाल भी बांका नहीं हो सकता। बस तुम ये बताओ कि उन तक पहुंचने के लिए जरिया क्या है? घोड़ों के पैरों के निशान जो इसी दिशा में गए थे, घास की वजह से दिखाई नहीं दे रहे। आगे चल के यही निशान हमें डाकू कुंदन तक पहुंचाएंगे। चलो जल्दी करो। इस तरह हमें घूरने की गुस्ताखी तूने अगर शिवगढ़ में की होती तो तेरी ये दोनों आंखें अब तक तेरा साथ छोड़ चुकी होती। बक बक कर रही है, हाँ? अरे राजकुमारी, कसम इस चुटिया की तो हमरे मन का भाग गई है। नहीं तो तुम्हारी बक बक का जवाब हमार तलवार देती थी। तूने अब तक मार काट के सिवाय और क्या ही क्या है? यही तो तेरी असलियत है। कसम चटिया की ये बात सही बोली राजकुमारी, क्योंकि हमका इस तलवारबाजी के अलावा और कोई नो जवान नहीं आती है। देखना चाहती है कुंदन सिंह का असली रूप? देखो सरदार, मैं अपने साथ किसे लेकर आया हूँ। कौन है बा? पंडित है सरदार, पंडित। कसम भवानी की सरदार, मुद्दतों बाद आपको कोई लड़की पसंद आई है और उसके बाद आप इंतजार करें या आप उसे हमारी भौजाई बनाने में देर करें, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते सरदार। इससे पहले कि आपकी पसंद फिर बदल जाए, हम चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द इससे विवाह कर ले सरदार। क्यों साथियों? कसम चुटिया की, बरोबर कहा तूने कबीरा। नहीं तो तुम्हारी सरदार का मन दोबारा बदले रही।
अब बहुत ही अच्छा किया जो तू अपने साथ ये पंडित को भी ले आई रही। अब तो इसका साथ हमारा विवाह अभी हुई। किशोरी आग में जलना पसंद करेगी, किंतु तेरे साथ फेरे लेना नहीं। कसम चुटिया की। क्या कमी है रे अम्मा? कब रूहे जवान है, इतने तगड़े हट्टे कट्टे हैं, काहे को हमको तू बात बात पर दुत्कार रही है? हाँ? क्या को है हम इसलिए दुत्कारती है हमें? तुझसे अच्छे तो जंगल के जंगली जानवर है जो अपना पेट भरने के लिए शिकार करते। तू तो उनसे भी गया गुजरा है। कसम चुटिया की। बहुत बक बक करे रही है। अरे अब कबीरा, ये पंडित को जो भी सामग्री चाहिए दिलाई दो। अब तो वही हुई जो कुंदन चाहिए। देखता हूं कि इसे अब कुंदन के हाथों से कौन बचाता है। दूर दूर तक तारा सिंह तो क्या, उसकी परछाई तक दिखाई नहीं दे रही है। और राजकुमारी किशोरी एक बार दिखाई दी थी, फिर न जाने कहां लुप्त हो गई। कोई नहीं मिलेगा। जंगल की भूल भुलैया में भटकते रह जाओगे, मगर तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। क्या कहना चाहते हो तुम? यही, अपने प्राण बचाने हैं तो तुरंत वहीं वापस लौट जाओ जहां से आए थे, वरना तारा सिंह की तरह तुम भी बेमौत मारे जाओगे। तारा सिंह को किसने मारा? मैं नहीं बताऊंगा। अगर पूछना है तो उस राजकुमारी किशोरी से जाकर पूछ लो जिसे डाकू कुंदन सिंह उठा के ले गया है। अचानक ये क्या हो गया? कहाँ है डाकू कुंदन सिंह? मैं ये भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर कुंदन सिंह को पता चल गया तो वो मुझे जान से मार डालेगा। जाओ ढूंढो ढूंढो कुंदन का ठिकाना, वरना वो राजकुमारी किशोरी से जबरन विवाह कर लेगा और तुम्हारा राजकुमार देखता रह जाएगा। जब तुम सब जानते हो तो बताते क्यों नहीं? हम पे भरोसा रखो, डाकू कुंदन सिंह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। अगर तुम्हें डाकू कुंदन सिंह का ठिकाना जानना है तो जाओ अपने महाराज वीरेंद्र सिंह से जाके पूछो, जो इसी जंगल में डेरा जमाए बैठे। महाराज वीरेंद्र सिंह इस जंगल में? ये सच कह रहा है या झूठी कहानी बना रहा है ये पागल? महाराज, कोई विशेष कार्य चुन्नीलाल? महाराज, अब हमारे जंगल में रुकने का मकसद तो रहा नहीं, क्योंकि बिरजू की हत्या के बाद काजल को उसे पाने की उम्मीद तो खत्म हो चुकी है। फिर इन हालात में राजपाट का काम छोड़कर यह जंगल में रहना उचित है क्या? जानते हैं चुन्नीलाल, मगर हम बिरजू को बचा न सके और इस दुख को दूर करने के लिए हमने निर्णय लिया है कि हम डाकू कुंदन सिंह का सिर काटने के पश्चात ही महल में वापस लौटेंगे। जिसने उस निश्चल काजल के सपने तोड़े हैं। महाराज, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं, लेकिन महाराज, डाकू कुंदन की औकात ही क्या है कि उसके लिए आपको जंगल में रुकना पड़े? हमारे सिपाही जंगल में फैले हुए हैं, उसे बंदी बना के आपके पास ले आएंगे, फिर सरेआम फांसी पे चढ़ाइए आप। परंतु चुन्नीलाल जी का कहना ठीक है महाराज। क्षमा कीजिए महाराज, कुंदन के मरने से बिरजू लौटने वाला नहीं है।
हम आपको यहाँ इतने कष्टों में नहीं देख सकते हैं। वापस लौट चलिए और राज्य की बागडोर संभालिए। महाराज, मेरी छोड़िए, काजल की बात मान लीजिए। बेचारी बहुत भारी सदमे से गुजरी है। उसकी ये छोटी सी बात मानकर उसका दिल रख लीजिए, उसे खुशी मिलेगी महाराज। यदि आपने मेरी प्रार्थना सुन ली तो मुझे बिरजू का गम भूलने में अधिक समय नहीं लगेगा महाराज। किंतु आपको एक तुच्छ डाकू के लिए अपना अनमोल समय नष्ट नहीं करना चाहिए। मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको महल लौटा कर ले जाऊं। चलिए महाराज। तुम्हारा ये अपनापन और कर्तव्य के प्रति इतना समर्पण देखकर हम महल वापस लौटने की अनुमति देते हैं। माखन सिंह। हुक्म महाराज। तुरंत हमारे महल वापस लौटने की तैयारी की जाए। क्या डाकू कुंदन का शीश काटे बिना वापस लौट चलने का निर्णय आपने ले लिया है महाराज? शीश तो उसका अवश्य काटेंगे, परंतु इन जंगलों में नहीं, बल्कि चुनारगढ़ के किसी चौराहे पर सरेआम उसे तड़पा तड़पा कर मारा जाएगा। तुरंत हमारे गुप्तचरों को यह संदेश पहुंचा दिया जाए कि डाकू कुंदन सिंह को हमारे सामने पेश किया जाए। क्या हुआ रे कबीरा? कहा सुबह सुबह ये रोटी बनाई रखी है? हमारे विवाह का तैयारी तो पूरा हो गया ना? हो रही है सरदार। मैं क्या सोच रहा था सरदार, तो सरदार आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। डाके की तरह शादी विवाह में भी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक दूसरे की रजामंदी से, प्यार मोहब्बत से काम निकाल लेना चाहिए। हमारा विवाह तो आज ही होगा, और अगर वो तीखी मिर्ची जरा भी ना होकर की ना, तो हम उसी हवन का अग्नि को उसका चिता का अग्नि में बदल देंगे। समझे कि नहीं? यही तो परेशानी है सरदार, आप समझने की कोशिश ही नहीं करते। सरदार वो राजकुमारी है, राजकुमारी। अगर 4 दिन की मनुहार से वो मान गई तो कसम भवानी की किस्मत बदल जाएगी, और जबरदस्ती करोगे तो अपनी जान दे देगी, और पछताने के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा, और हम अपनी भौजाई से भी जाएंगे। अरे ओ कबीरा, कहियो राजकुमारी तो हर हाथ पे राखी बांध के तुझे अपना भाई तो नहीं बना ली? तभी आज हमका छोड़ के तू उसका रक्षक बन गया है। हाँ, तुम कुछ भी समझो सरदार, मुझे सारे गिरोह की सुरक्षा की चिंता है, इसलिए बोल रहा हूं। सरदार समझो, यदि प्यार मनोहार की कटार चल गई तो जिंदगी भर ऐश करोगे, ऐश। कसम भवानी की, प्यार का आनंद 4 गुना हो जाएगा। विश्वास करो सरदार, कबीरा है ना, मैं राजकुमारी को जल्द से जल्द मना लूंगा। बस थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा इंतजार। ठीक है, जा खुश हो जा। आज सरदार तो हर मनोकामना फिर पूर्ण कर रहे हैं। जा, हम तो को 3 दिन का मोहलत दे रही, बना ले अपनी भौजाई को। तो याद रखना, अगर चौथे दिन उसके हाथों में मेहंदी नहीं लगा तो हम जबरन ही उसे अपनी रानी बना लेंगे। अब कैसी हो भौजाई? राजकुमारी का हो तुच्छ डाकू, और दूर हो जाओ हमारी दृष्टि से। अरे भौजाई, भला मुझे तुम्हारी नजरों के सामने रहकर करना भी क्या है, मगर
एक बात ध्यान रखना, ऐसी दुत्कार कुंदन भैया को मत लगा देना, वरना जान के लाले पड़ जाएंगे राजकुमारी जी। हम मर जाएंगे किंतु उस दुष्ट का मुख भी देखना पसंद नहीं करेंगे जिसने हमें बंदी बनाया है। कसम भवानी की, कुंदन भैया का मुंह तो अब आपको जिंदगी भर देखना होगा भौजाई, क्योंकि 3 दिन के भीतर वो आपके दूल्हा जो बनने वाले हैं। 3 दिन तो क्या, 3 जन्मों में भी उसे हमारी छाया भी नहीं मिल सकेगी। जाकर कह दो अपने सरदार से कि शिवगढ़ की राजकुमारी को अगवा करके उसने अपनी मृत्यु को पुकारा है। सोच लो, अगर आपने हाँ नहीं की तो कुंदन भैया आपके गले में वरमाला की जगह खंजर भी उतार सकते हैं। हमें स्वीकार है, किंतु हमारे मरते ही कुंदन भी नहीं बच पाएगा, क्योंकि शिवगढ़ के वफादार सैनिक कुंदन और तुम जैसे कायरों पर कहर बनकर टूट पड़ेंगे। अहमद नाजिम, दूर दूर तक हमारे महल से निकला हुआ कोई भी महायोद्धा हमें दिखाई तक नहीं दे रहा है। पता नहीं सब कहां जाकर लुप्त हो गए हैं। हुजूर, पहले सोमनाथ और चंगेज गए, अब गजराज राजकुमारी किशोरी की तलाश में निकल चुके हैं। हुजूर, मुझे लगता है जरूर कोई साजिश है जो हमसे छुपाई जा रही है। हुजूर, मुझे तो इसमें उन सब की मिली भगत लगती है। हाँ, वरना वो सब के सब ऐसे ही जंगल में कहाँ भाग जाते। कह तो तुम ठीक रहे हो नाजिम, अवश्य ही दाल में कुछ काला है, परंतु हम ये सोचकर चिंतित हो रहे हैं कि राजकुमारी किशोरी अपने उन 2 अय्यारों के साथ इस समय कहाँ हो सकती है। लगता है राजकुमारी किशोरी अपने दोनों अय्यारों के साथ विजयगढ़ पहुंचने में कामयाब हो चुकी है। हो सकता है। अगर वो हमारी सीमा में होती तो हमारे महायोद्धा उसे जरूर महल में ढूंढ लाते। अरे मनहूसों, यदि तुम्हारी कही हुई ये बात सत्य हो गई तो हमारा सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा, समझे? हमें इन जंगलों में भटकना नहीं चाहिए, हमें फौरन महल की तरफ वापस जाना चाहिए। शांत रहो मूर्खों, अब हम महल की ओर तब जाएंगे जब हमें राजकुमारी किशोरी का कोई सुराग मिल जाएगा या समस्त महायोद्धाओं के षड्यंत्र का पता लग जाएगा, समझे? चलो। वही है डाकू कुंदन का अड्डा। वही है डाकू कुंदन का अड्डा। शहजादी आलिया नजर नहीं आ रही कि डाकुओं ने उन्हें कहीं छुपा कर रखा है। लगता है डाकुओं ने राजकुमारी को इसी अड्डे के भीतर कहीं छुपा रखा है। हमें तुरंत भीतर जाकर उन्हें खोजना होगा। क्या भीतर से सेंध लगाने की कोई तरकीब है तुम्हारे पास? मायाजाल सेंध लगाने की मेरे पास तो कोई तरकीब नहीं, लेकिन एक बात तय है कि जो कोई भी शहजादी आलिया और चंगेज के बीच में आया, मौत के घाट उतार दिया जाएगा। यदि धावा बोल दिया तो राजकुमारी के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। हमें बल से नहीं बल्कि बुद्धि से कार्य करना होगा।
वो रही शहजादी आलिया। हमें इसी वक्त डाकुओं पर हमला कर देना चाहिए और शहजादी आलिया को अपने कब्जे में कर लेना चाहिए, क्योंकि इस वक्त सारे के सारे डाकू तितर बितर हैं। नहीं, यदि हम हमला कर देंगे तो सब डाकू हमें घेर लेंगे और तुरंत राजकुमारी का वध कर देंगे। मत भूलो चंगेज खान कि हम डाकुओं के इलाके में हैं, जहाँ से बचना मुश्किल ही नहीं असंभव है। क्या हम यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और मुंह तोड़ते रहें इनका? थोड़ा सा धैर्य और रखिए चंगेज, क्योंकि हम केवल 2 हैं और डाकू बहुत अधिक है। आप राजकुमारी पर नजर रखिए, मैं कोई और युक्ति लगा कर आती हूँ। महाराज वीरेंद्र सिंह का कारवां? तुरंत महाराज की सहायता लेनी चाहिए। रुक जाइए। मायाजाल, तुम हमारा मार्ग रोकने का कारण? शुगर की राजकुमारी के प्राण संकट में है महाराज। यदि आपकी सहायता मिल जाए तो हम उनके प्राण बचा सकते हैं। शत्रु की पुत्री से हमें कोई हमदर्दी नहीं है मायाजाल। और तुम तो चुनारगढ़ की वफादार हो, फिर शिवगढ़ की राजकुमारी का साथ क्यों दे रही हो? इसलिए क्योंकि हमारे युवराज उन्हें प्रेम करते हैं, इसलिए उनकी अमानत समझकर हम उनकी रक्षा करना चाहते हैं। इसके लिए महाराज के पास ना समय है और ना ही दिलचस्पी। माखन सिंह, हमारे शत्रु शिवदत्त हैं, उनकी पुत्री नहीं। और वैसे भी हमें मनुष्यता को नहीं भूलना चाहिए। हम शिवगढ़ की राजकुमारी के प्राण अवश्य बचाएंगे, क्योंकि एक दिन उसने हमारे युवराज इंद्रजीत को शिवगढ़ से सुरक्षित निकलने में सहायता की थी। शीघ्र बताओ मायाजाल, कहां है राजकुमारी? शुगर की राजकुमारी को डाकू कुंदन सिंह ने अगवा कर लिया है। इस समय वो उन्हीं के अड्डे पर पेड़ से बंधी हुई है। कहां है डाकू कुंदन? शीघ्र बताओ मायाजाल। हम डाकू कुंदन सिंह को पकड़कर चुनारगढ़ ले जाएंगे और शिवगढ़ की राजकुमारी को सुरक्षित उसकी सीमा पर छोड़ देंगे। हमें खुशी है कि डाकू कुंदन का पता हमें शिवगढ़ की राजकुमारी के कारण पता चला, जिसके लिए हम इन जंगलों में भटकते फिर रहे थे। मैं तुरंत आपको डाकू कुंदन सिंह के अड्डे पर ले चलती हूँ। आइए महाराज। अरे ओ कबीरा, तोहार भौजाई मान गई के नहीं, या अभी भी नखरा करी रही है ससुरी? मान जाएगी सरदार, मान जाएगी। और कहाँ जाएगी? सरदार, एक तो सुंदर और ऊपर से राजकुमारी, थोड़ा नखरा दिखाना तो बनता है सरदार। मगर कसम भवानी की सरदार, इसका विवाह होगा तो तुमसे होगा। सरदार, सरदार, सरदार! क्या हुआ रे गन्नू? तेरे चेहरे पे ये हवाइयां काहे उड़ी हुई हैं? सरदार, अब हमें फौरन अपना अड्डा बदल देना चाहिए।
वरना सब के सब मारे जाएंगे। इस जंगल में किसकी भुजाओं में इतना दम है रे, जो कुंदन सिंह और उसके साथियों की ओर नजर उठाकर देखने का साहस भी कर सके? चुनारगढ़ के महाराज यहाँ पहुंचकर कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं सरदार। मैंने अभी अभी उसके काफिले को इसी ओर आते देखा है। सरदार, हमें अड्डा फौरन खाली करके कुछ दिन के लिए कहीं छुप जाना चाहिए। डरपोक है तू कबीरा। लगता है तूने भी सरदार का नाम मिट्टी में मिलाए की कसम खा रखी है, तभी तो तू इस तरह कायरों की तरह भागने की बात कर रहा है। हमारे कुछ सैनिक यहाँ नहीं है सरदार, इसलिए चुनारगढ़ के सैनिकों के सामने हम अधिक देर नहीं टिक पाएंगे। क्यों साथियों? कबीरा ठीक कह रहा है सरदार। देखा सरदार, जो मैं कह रहा हूँ हमारे साथी भी वही कह रहे हैं। अब आगे आपकी मर्जी। अगर कसम भवानी की सरदार, अगर हम लोग पीछे नहीं हटे तो हम सबकी समाधियां यही बन जाएंगी। फिर ये राजकुमारी किशोरी आपकी दुल्हन कैसे बनेगी सरदार? ठीक है, अगर तुम सबकी यही राय है तो हम तुम्हारी बात अवश्य मानेंगे। जय भवानी! अब इसके आगे आप सबको घोड़ों के बिना ही चलना होगा, क्योंकि डाकू कुंदन का अड्डा समीप आ चुका है। हम समझ गए मायाजाल। अवश्य ही घोड़ों की आहट डाकू कुंदन को सतर्क करके भागने का अवसर दे सकती है। मायाजाल, हमें अति शीघ्र डाकू कुंदन के ठिकाने पर ले चलो। आज डाकू कुंदन का अंत आ चुका है। कहाँ है डाकू कुंदन और उसके साथी? अभी कुछ ही समय पहले डाकू कुंदन सिंह के साथियों को मैंने इस स्थान पर देखा था और राजकुमारी किशोरी इसी पेड़ से बंधी हुई थी। हमसे छल करने का प्रयास मत करो मायाजाल। सत्य बताओ, हमें यहाँ तक लाने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है? डाकुओं के चंगुल से शिवगढ़ की राजकुमारी को छुड़ाना ही मेरा उद्देश्य था, इसलिए मैं आप सबको यहाँ लाई हूँ। वो तो ठीक है मायाजाल, परंतु यहाँ तो ना डाकू कुंदन सिंह दिखाई दे रहा है और ना शिवगढ़ की राजकुमारी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें हमारे यहाँ आने की भनक लग गई हो? शायद यही हुआ होगा महाराज। आपके भय से डाकू कुंदन राजकुमारी को लेकर कहीं और छिप गया होगा। झूठ बोल रही हो तुम मायाजाल, झूठ। तुम हमें डाकू कुंदन के नाम पर भटकाना चाहती हो। लंबे समय के पश्चात मायाजाल को चुनारगढ़ के प्रति वफादारी दिखाने का अवसर मिला है माकन सिंह। इस अवसर को मैं खोना नहीं चाहती। मुझ पे संदेह मत करो, इसी स्थान पे मैंने डाकुओं को देखा था। हमें तुम्हारी आंखों में सच्चाई नजर आ रही है। अवश्य ही डाकू कुंदन के किसी मुखबिर ने उसे हमारे आने की सूचना दे दी है और इसीलिए वो कायर यहां से भाग निकला।
परंतु इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। हम डाकू कुंदन को बहुत हाथ से खोज निकालेंगे। अहमद नाजिम, हुजूर, अभी अभी हमारी आंखों ने जो देखा वो हमारी आंखों का भ्रम था या सत्य है? राजकुमारी किशोरी का विजयगढ़ निकलने का भ्रम तो टूट गया और ये सच सामने आ गया कि डाकू कुंदन ने ही राजकुमारी किशोरी को अगवा कर लिया है। हुजूर, चंगेज खान राजकुमारी को छुड़ाने के लिए डाकू कुंदन का पीछा भी कर रहा है। तुम ठीक कह रहे हो नाजिम, किंतु यदि चंगेज खान डाकू कुंदन से राजकुमारी को मुक्त कराने में सफल हो जाता है तो हमारा सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा मूर्खों। और यदि हम स्वयं डाकू कुंदन से राजकुमारी को मुक्त कराते हैं और उसके पश्चात महाराज शिवदत्त के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो हमें शिवगढ़ के समस्त महायोद्धाओं में ऊंचा स्थान प्राप्त हो सकता है। हुजूर, आपका ओहदा तो शिवगढ़ के सभी महायोद्धाओं से वैसे ही ऊंचा है और फिर डाकू कुंदन से उलझने में क्या समझदारी है? हुजूर, जब चंगेज खान राजकुमारी किशोरी को पकड़कर लाएगा, हम चंगेज खान से राजकुमारी किशोरी को छुड़ाकर महाराज शिवदत्त के सामने पेश करेंगे। अरे वाह 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 अहमद भाई वाह, बड़ी ऊंची कौड़ी लाए हो। तुम्हारी इस तरकीब से तो हम डाकुओं के सामने आने से भी बच जाएंगे और राजकुमारी के छुड़ाने का इनाम भी मिल जाएगा, है ना हुजूर? सही। अच्छा, क्या तुमने महायोद्धा क्रूर सिंह को कायर समझ रखा है? शेर अपना शिकार स्वयं करता है अहमद नाजिम, और हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम राजकुमारी किशोरी को अपने बाहुबल से कुंदन सिंह को पराजित करके मुक्त करेंगे। क्या हुआ माखन सिंह, कारवां क्यों रोका? महाराज, वो देखिए वो खंडर। अवश्य डाकू कुंदन सिंह का ठिकाना लगता है। डाकू कुंदन ने राजकुमारी किशोरी को अवश्य उस ठिकाने में छिपाया होगा। हो सकता है, हमें उस खंडहर में जाकर देखना होगा। सैनिकों, घोड़ों से उतरकर उस खंडर को घेर लो। जाओ। कहाँ लेके आ गए हो हमें? हम कहते हैं छोड़ दो, हमें छोड़ दो। इतना मत फड़फड़ाओ राजकुमारी। अब डाकू कुंदन सिंह तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेगा। अगर आज शाम सूरज ढलने तक तुम खुद ब खुद शादी के लिए तैयार नहीं हुई तो कसम ही चुटिया का, हम जबरन ही बगैर पंडित के तुम्हारे से शादी कर लेंगे। हम मर जाएंगे किंतु तेरी ये घिनौनी सूरत कभी नहीं देखना पसंद करेंगे। छोड़ो मेरा हाथ। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अरे ओ फुलवा, जाकर बांध दो इस ससुरी को। जरा भी इसने नखरे दिखाने की कोशिश की या भागने की कोशिश की तो बेहिचक उड़ा देना इसके सर को। सरदार, दुश्मन हमारा पीछा करते हुए यहां तक आ सकता है, इसलिए अब हमें अड्डे के बाहर भी नजरें रखनी होंगी।
यदि शत्रु ने मेरे इस ठिकाने की ओर एक भी कदम रखने का साहस किया तो कसम ही चिटिया का एक भी जिंदा नहीं बचेगा। जाओ और जाकर मेरे शत्रु की हर चाल पे गिद्ध की नजर रखो। जाओ। ठीक है सरदार, चलो साथियों। अगर मायाजाल आज मदद लेकर नहीं आई तो शहजादी आलिया का बचना नामुमकिन है, लेकिन मायाजाल आखिर गई कहां है? धावा बोलने की तैयारी आरंभ की जाए माखन सिंह, क्योंकि डाकुओं के संभलने से पहले ही हमें उन पर आक्रमण कर देना है। आप निश्चिंत रहें महाराज, हमारे सैनिकों ने इस खंडर को चारों ओर से घेर लिया है। अब न डाकू कुंदन बचेगा और ना ही उसका कोई साथी। वो तो ठीक है माखन सिंह, परंतु हमारा प्रथम उद्देश्य है शिवगढ़ की राजकुमारी को सुरक्षित बचाना। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि उन्हें किसी भी तरह की कोई हानि न पहुंच सके और डाकू कुंदन को जीवित पकड़ना। अब हमें तुरंत हमला कर देना चाहिए महाराज, क्योंकि डाकुओं ने हमें देख लिया है। सरदार सरदार, दुश्मनों ने हमारे अड्डे को घेर लिया है। अरे ओ कबीरा, उन पर इतना गोला बारूद बरसाओ, इतना गोला बारूद बरसाओ कि उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। सबको राख में तब्दील कर दो। कन्नो, तू इस राजकुमारी का ध्यान रख। लगता है मायाजाल ने अपना काम कर दिया। अब मुझे भी मौके का फायदा उठाकर अपना काम करना चाहिए और शहजादी आलिया को यहां से लेकर निकलना चाहिए।
शहजादी आलिया, चलिए हमारे साथ। चंगेज आप ही को बचाने आया है। आइए। अवश्य राजकुमारी खंजर के कहीं भीतर ही छिपी होगी। डाकू कुंदन सिंह, अब तेरा खेल खत्म। सैनिकों! महाराज, शिवगढ़ की राजकुमारी भीतर कहीं नहीं है। बताओ, शिवगढ़ की राजकुमारी कहाँ है? बोलो! मुझे नहीं पता। अभी अभी तो भीतर ही थी, अब कहाँ गई मैं नहीं जानता। माखन सिंह! आज्ञा महाराज। डाकू कुंदन सिंह और इसके जिंदा बचे साथियों को बंदी बनाकर चुनारगढ़ के कारागार में भेज दिया जाए और शिवगढ़ की राजकुमारी की खोज तुरंत आरंभ की जाए। वो देखिए, चंगेज खान राजकुमारी किशोरी को डाकू के चुंगल से छुड़ाकर शिवगढ़ की ओर भागा चला आ रहा है। हुजूर, ये कमीना तो आपसे भी बड़ा महायोद्धा निकला। देख रहे हैं? अरे देखते देखते अपने दम पर इतना बड़ा कारनामा करके दिखा दिया। शांत रहो मूर्खों। अवश्य ही छल कपट द्वारा उसने डाकुओं के चंगुल से राजकुमारी किशोरी को मुक्त कराया होगा। चलो चल के देखते हैं। शाबाश, शाबाश चंगेज खान, शाबाश। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हम तुम्हारी बहादुरी से बहुत खुश हुए। अच्छा हुआ क्रूर सिंह साहब, जो आप हमें वक्त रहते मिल गए। अब हम शहजादी आलिया को आपके हवाले करके बेफिक्र होकर उन जालिमों को उनके किए की सजा देने जाएंगे जिन्होंने हमारी शहजादी आलिया को छूने की जुर्रत की। ठहरो चंगेज खान, हम भी तुम्हारे साथ चलकर उन डाकुओं का सामना करेंगे। शीघ्र शीघ्र बताओ, कहां है डाकू कुंदन सिंह जिसने हमारी फूल जैसी राजकुमारी को अपहरण करने का दुस्साहस किया है? ऐसा ना करें जनाब। अगर आप सब भी हमारे साथ चले तो शहजादी आलिया फिर किसी दिक्कत में आ सकती हैं। इसलिए मेरी तजवीज है कि आप शहजादी आलिया को किसी महफूज जगह पर ले जाएं और बाकी का काम आप गुलाम चंगेज पर छोड़ दें। ठीक है चंगेज खान, तुम जाओ। राजकुमारी जी, महायोद्धा क्रूर सिंह के होते हुए आप लेश मात्र भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमारी उपस्थिति में यदि किसी ने आप पर दृष्टि उठाकर भी देखा तो हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। आइए, हम आपको सुरक्षित स्थान पर ले चलते हैं। चलिए, आइए, आइए।
डाकू कुंदन और उसके साथी कबीरा को साथ लेकर हमारे सैनिक कारागार की ओर निकल चुके हैं महाराज। अब मेरे लिए क्या आदेश है? तुम्हें शिवगढ़ की राजकुमारी को सुरक्षित खोजकर उसके राज्य की सीमा पर सुरक्षित पहुंचाना है माखन सिंह। जो डाकू कुंदन के भय से इन जंगलों में कहीं छिपी हो सकती है। आप चिंतित ना हो महाराज, हम अपने निपुण गुप्तरों की मदद से राजकुमारी किशोरी को अवश्य ढूंढ निकालेंगे। यदि राजकुमारी किशोरी हमारी सीमा में पाई गई तो हम उन्हें सुरक्षा घेरे के साथ शिवगढ़ की सीमा के पार पहुंचा देंगे। परंतु महाराज, आपकी सुरक्षा। हमारी सुरक्षा की चिंता आप मत करें माखन सिंह। हम इन सैनिकों के साथ सुरक्षित चुनारगढ़ पहुंच जाएंगे। बस हमें चिंता है तो शिवगढ़ की राजकुमारी की, जो इन जंगलों में कहीं अकेली भटक रही होगी। और यदि उन्हें किसी ने भी किसी प्रकार की भी हानि पहुंचा दी तो हम स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। शिवगढ़ की राजकुमारी को ढूंढने की जिम्मेदारी मेरी है महाराज। आप अपने मन पर पड़ा हुआ बोझ हटा दीजिए। यदि आज्ञा हो तो मैं भी गुप्तचरों के साथ राजकुमारी किशोरी की खोज करना चाहती हूँ महाराज, क्योंकि इतने समय से भटकते भटकते जंगल के समस्त मार्गों से मैं परिचित हो गई हूँ। इस खोज में मैं गुप्तचरों की सहायता कर सकती हूँ। हम आज्ञा देते हैं महाराजा। जैसे ही शिवगढ़ की राजकुमारी का पता चल जाए उसे सुरक्षित उसके राज्य की सीमा पर पहुंचा दिया जाए और हमें हमारे गुप्तचरों द्वारा सूचना भिजवा दी जाए। पता नहीं किसकी नजर लग गई है हमारे परिवार को। बाबा, महल में अनेक सुख सुविधा होने के पश्चात भी हमें ऐसा लगता है कि हम निर्धन और बेबस हैं। संतान होने के पश्चात भी हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि हम निसंतान हैं। हम बेबस हो गए हैं बाबा। सब कुछ बिखर सा गया है। हमें सब ज्ञात है पुत्री चंद्रकांता, सब ज्ञात है। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ ज्ञात है बाबा रुद्रनाथ को, जिसे यदि तुम सुनोगी तो तुम्हें दुख अवश्य होगा। किंतु दुख और सुख विधि के दो ऐसे विधान हैं जिसे चाहते हुए भी कोई टाल नहीं सकता, ना ही आज तक टाल सका है। जीवन में ये दोनों चक्र निरंतर चलते रहते हैं। तुमने आज तक जीवन में केवल सुख ही सुख देखे हैं चंद्रकांता, दुख नहीं। किंतु अब इसे एक तरह का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि अब तुम्हारे परिवार में भी दुख का चक्र शुरू हो चला है। एक माँ के लिए इससे और अधिक दुख की बात क्या हो सकती है कि वो अपने बच्चों से नहीं मिल सकती। मन तो करता है बाबा कि हम बस इसी क्षण विजयगढ़ निकल जाएं। नहीं, कदाचित तुम भूल गई हो कि तुमने मुझे एक वचन दिया है और तुम उस वचन को तोड़ नहीं सकती। फिर हम क्या करें बाबा? ये सब देखकर तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं रहा। अब तो अगर हम महल में अपने महाराज से भी मिलना चाहते हैं तो हमें अनेकों प्रयत्न करने पड़ते हैं। महल में कुछ ठीक नहीं चल रहा बाबा। सब कुछ गलत है, कुछ ठीक नहीं है बाबा वहां। कैसे चलेगा? अच्छा, कैसे चलेगा? मेरे मना करने के पश्चात भी चुनीलाल को वीरेंद्र सिंह ने महल में आमंत्रित करने की इतनी बड़ी भूल की और फिर उसे इस बात का कोई पछतावा भी नहीं। काली पट्टी बांध रखी है उसने अपनी आंखों पर, जिसकी वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता कि उसका मित्र कौन है
और शत्रु कौन? सब जानता है बाबा। यदि उस दिन हमें आवश्यक कार्य ना होता तो हम महल अवश्य पधारते, किंतु बेटी चंद्रकांता अब जैसे ही वीरेंद्र सिंह महल में आए हमें तुरंत सूचित करना। अब हमारा वीरेंद्र सिंह से मिलना अति आवश्यक हो गया है, अति आवश्यक। महाराज की जय हो। कहो पद्मनी, सब कुशल तो है? जी महाराज, आपके वन भ्रमण जाने के पश्चात आपके तीनों राज्यों और चुनारगढ़ के महल में सब कुछ सकुशल रहा, किंतु महारानी चंद्रकांता। क्या हुआ महारानी चंद्रकांता को? वो ठीक तो है? तुम चुप क्यों हो पद्मनी? कहीं महारानी का स्वास्थ्य फिर से बिगड़ तो नहीं गया? युवराजों के वियोग में पहले से दुखी महारानी चंद्रकांता आपके इस तरह अचानक जाने के पश्चात बहुत अशांत हो गई महाराज। उन्होंने अपना हर क्षण आपकी याद में बिताया महाराज। हम जानते हैं पद्मनी कि तुम एक राजा है और एक राजा को अपने समस्त कार्य राजा की तरह ही करने चाहिए। हमारा अचानक वन भ्रमण भी उसी का एक हिस्सा था और यह महारानी चंद्रकांता को भी समझना चाहिए। महाराज की जय हो। क्या बात है माखन सिंह, तुम अचानक हमारे कक्ष में? क्षमा चाहता हूं महाराज, किंतु आपको सूचित करना अति आवश्यक है कि डाकू कुंदन और उसके दूसरे साथी कबीरा समेत सभी डाकुओं को कारागार में डाल दिया गया है। अब आगे हमें क्या करना है महाराज? वही जो एक हत्यारे के साथ किया जाता है, भोली भाली काजल के जीवन में अंधेरा करके उसने जो घोर अपराध किया है उसका उसे कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। आप आज्ञा दे महाराज, तो कल सूर्योदय होते ही चुनारगढ़ के चौराहे पर समक्ष प्रजा के सामने उसे फांसी पर। नहीं, अभी नहीं। जब तक डाकू कुंदन यह अपराध स्वयं स्वीकार न कर ले तब तक उसके कारागार में हवा और पानी के सिवा कुछ भी नहीं जाना चाहिए। मैं समझ गया महाराज। काजल को भी उसी समय की प्रतीक्षा है जब उसके साथ न्याय होगा। मगर ये सब करके भी काजल के दुख और तकलीफ को कम नहीं किया जा सकता, इसलिए अब यह हमारा फर्ज बनता है कि हम काजल का विशेष ख्याल रखें, उसके साथ सहानुभूति रखें। इसलिए हम यह आदेश देते हैं कि चुनारगढ़ के इस महल में अब काजल का पहले की अपेक्षा और अधिक ख्याल रखा जाए। जी महाराज। महाराज, आपका हृदय बहुत विशाल है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, किंतु काजल और चुन्नीलाल के लिए मैं आपको पहले भी सतर्क कर चुकी हूं। हमें सारी बातें याद है पद्मनी, किंतु चुन्नीलाल का काजल के प्रति दुखी होना, काजल की खोज में जंगल में निकलना यही दर्शाता है कि चुन्नीलाल भी काजल के दुख में ठीक उसी तरह शामिल है जिस तरह हम। डाकू कुंदन सिंह ने बिरजू की हत्या करके काजल का प्यार उससे छीना है। यदि उस वक्त तुम वहां पर होती तो काजल को देखकर तुम्हारा हृदय भी द्रवित हो जाता पद्मनी। बस यही वजह है कि हम काजल के प्रति विशेष सहानुभूति रखते हैं। क्षमा कीजिए महाराज, काजल के प्रति आपकी विशेष सहानुभूति कहीं महारानी चंद्रकांता के दिल को ठेस न पहुंचा दे, क्योंकि एक औरत सब कुछ सह सकती है, किंतु अपने पति के द्वारा किसी पराई स्त्री के लिए इतना विशेष महत्व दिया जाना वो
कभी सहन नहीं कर सकती जितना इस समय आप काजल को दे रहे हैं, जो कल तक इस महल में सिर्फ एक मेहमान थी महाराज। पद्मनी, हमने काजल पर किसी तरह की कोई विशेष कृपा नहीं की है। यदि उसके स्थान पर कोई भी अन्य युवती होती तो हम वही करते जो आज कर रहे हैं। अब देखना काजल का जीवन वीरान करने वाला डाकू कुंदन सिंह मौत के लिए भी कितना तड़पता है।